हेलो एवरीवन, बोर्ड बॉय में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। चलिए, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में गद्य खंड का, हिंदी के गद्य खंड का पूरा PYQ ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो गोधली भाग 2 किताबों का नाम है, ठीक है। पूरा का पूरा काव्य खंड यानी 13वां लेसन का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, काव्य खंड वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी का आंसर पता हो तो बाबू आप भी जरूर बताइएगा। ओके, आइए चलिए। कड़बक, तो पहला चैप्टर कड़बक है, जिसके रचयिता कौन है? तो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जिनको प्रेम के पीर का कवि बोला जाता है इनको, बाबू याद रखिएगा। आइए देखते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, कड़बक किनकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, तो जायसी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस शाखा के कवि हैं? किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो हमारे जायसी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो कड़बक है कि छप्पय है कि कवित है कि उषा है? कौन सी है? तो कड़बक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस भाषा के कवि थे? याद रखिएगा, अवधी भाषा के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पद सूरदास जी का पद है, एगो इसके आगे तुलसीदास जी का पद है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? याद रखिएगा, सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सूर्य किन्हें कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सूरसागर के कवि कौन है? तो याद रखिएगा, सूरदास जी हैं। अगला है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो सूरदास जी के पद से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं? याद रखिएगा, सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला तुलसीदास जी का पद, तीसरा लेसन है। पहला क्वेश्चन है बाबू, बरौवे रामायण किनकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? याद रखिएगा, रत्नावली था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? याद रखिएगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? जातीय महाकवि हैं, याद रखिएगा, इनको जातीय महाकवि बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, गीतावली किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो तुलसीदास जी के पद से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? रामचरितमानस, याद रखिएगा, तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अगला है, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? अभी बताया गया था, किसका? तो याद रखिएगा, तुलसीदास जी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ था? याद रखिएगा, काशी में। अस्थाई निवास कहाँ था? काशी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला छप्पय है, तो छप्पय नाभादास जी का है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास जी की रचना है, भक्तमाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, बताइए, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र इनमें से कौन सा था? हरिद्वार कि काशी कि वृंदावन कि मथुरा? कौन सा था? याद रखिएगा, वृंदावन था। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा बताइए तो बाबू, नाभादास किस कवि के समकालीन थे? माने किस किस कवि के समय में ये भी थे?
एक महान कवि, अभी जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा ना तुलसीदास जी का पद, तो तुलसीदास जी के समकालीन थे नाभादास जी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? याद रखिएगा, नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छप्पय के कवि कौन है? तो नाभादास जी हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, नाभादास किसके समकालीन थे? अच्छा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो याद रखिएगा, अभी बताए हैं तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? याद रखिएगा, सगुणोपासक राम भक्त थे ये, हाँ, तो सगुणोपासक राम भक्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, छप्पय क्या है? तो छप्पय छंद है, 6 पंक्तियों वाली एक छंद होता है छप्पय का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला चैप्टर है वो कवित्त, ठीक है, 5वां लेसन है जो कि भूषण जी द्वारा लिखा गया है, रचा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? याद रखिएगा, वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी था, तो ऑप्शन नंबर किधर है? साहू जी, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? रीति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्र शाह ने दी थी, तो राजा रुद्र शाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, जो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बताइए तो किसकी है? तो कवित्त की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? याद रखिएगा, 52 मुक्तक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है? कवित्त है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो याद रखिएगा, ये भूषण जी के पिता थे, रत्नाकर त्रिपाठी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूषण जी के पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी था, ओके। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला है बाबू, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, कौन? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचा, ये कमायनी से लिया गया कि ना जी, तुमुल कोलाहल कलह में, ओके। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, कौन सा है? तो कामायनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, आप बताइए तो इसमें से जयशंकर प्रसाद की कौन सी नाट्य कृति है? ध्रुव स्वामिनी है, कि आषाढ़ का एक दिन है, कि लहरों के राजहंस है, कि पूर्णांक है? कौन है? याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? तो नाट्य कृति है जयशंकर प्रसाद की। अगला है, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? अभी बताया गया था कामायनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सी है? तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? जी हाँ, जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? याद रखिएगा, श्रद्धा है। कामायनी कौन है? श्रद्धा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला चैप्टर है पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचा गया ये कविता है पुत्र वियोग, ओके। पहला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, इनका जन्म 1904 में हुआ था, 16 अगस्त 1904, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब 16 किताब में दिया है, 16 अगस्त 1904 को हुआ था, ठीक है। तो 1904 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह था उनके पिता का नाम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि
सुभद्रा कुमारी चौहान वर्ग 9 की पढ़ाई के बाद किस आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो असहयोग आंदोलन याद रखिएगा, जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? एक कार दुर्घटना में हुआ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो याद रखिएगा, पुत्र वियोग की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए तो कहाँ है? तो इलाहाबाद है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? तो पुत्र वियोग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? याद रखिएगा, इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर उषा है, शमशेर बहादुर सिंह जी का ये रचा हुआ कविता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो उषा है। उषा काल, जो भोर के समय होता है ना, खूब बढ़िया से रातें होता है ना, खूब बढ़िया सुबेरे होता है, वही उषा काल होता है कि ना। एगो साय काल यानी संध्या, सांझ के समय होता है। आगे देखिए, वो साय काल होता है, संध्या होता है, सुबह के बेला को ये उषा काल कहा जाता है। पहला क्वेश्चन बाबू, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? याद रखिए, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सुकून की तलाश में किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो उषा कविता की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? याद रखिएगा, 1978 में किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो उषा कविता की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला है, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध जी का ये रचा हुआ कविता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्योपुर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल है, तो अभी ना हम लोगों ने देखा श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, तो ढूंढ लीजिए, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, तो सबका सब गलत है कि ना, कोनो टिक करके चले जाएगा, लेकिन कोनो आप टिक मत कीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिए आप कौन टिक करके आएगा इसमें। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ वो मध्य प्रदेश के लगे है, माने गलत है, हम ही नहीं बोल रहे, सही है, पूरा का पूरा गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, आप छत्तीसगढ़ टिक कर दीजिएगा, और हाई ऑप्शन भेटाता है तो छोड़िएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में सटले है, लगा ही है, इसलिए इसको टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? किसमें? याद रखिएगा, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बाबू, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की एक धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो जन जन का चेहरा एक से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो जन जन का चेहरा एक। अगला क्वेश्चन है, कमायनी, कमायनी होगा वो, कामयानी लिखा है लेकिन कमायनी ही होगा। ठीक है, याद रखेगा, कमायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? ध्यान दीजिएगा, अगर केवल एग्जाम में कमायनी आता है, कमायनी किनका महाकाव्य है, किनकी रचना है? तो कौन थे, कौन थे जल्दी बताइए। तो देशंकर प्रसाद थे, याद रखिएगा, तुमुल कोलाहल कलह में। लेकिन कमायनी एक पुनर्विचार आता है, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्ति बोध जी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अधिनायक चैप्टर आ गया रघुवीर सहाय जी का। ठीक है, अगला पहला क्वेश्चन है बाबू, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? बताइए तो, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? चलिए बताइए, हरदेव सहाय,
कि हर देव सहाय, कि हरे राम सहाय, कि राम प्यारे सहाय? याद रखिएगा हर देव सहाय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध? याद रखिएगा इस पुस्तक से ये क्या किया, कविता को लिया गया है, अधिनायक कविता को। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो लखनऊ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय जी की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? अभी बताया गया था आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो रघुवीर सहाय जी का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? कौन है? अधिनायक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हरचरना किस कविता का पात्र है? जी हाँ, हरचरना आया है, तो कौन है हरचरना? सॉरी, कौन हरचरना नहीं है, माने किस कविता का पात्र है क्वेश्चन के अनुसार, तो याद रखिएगा अधिनायक कविता का पात्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा रघुवीर सहाय जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला चैप्टर है, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचा गया ये कविता है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा रायपुर, छत्तीसगढ़। दूसरा क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? तो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? अभी ना बताया गया था, रायपुर, छत्तीसगढ़। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? देखिए अतिरिक्त नहीं, सब कुछ होगा, बचा रहेगा महाविद्यालय, नौकर की कमीज, ये सब का सब रचना विनोद कुमार शुक्ल जी का है। लेकिन मणिकौल जी ने इनकी रचना ने नौकर की कमीज, इस पर इन्होंने एक फिल्म बनाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा नौकर की कमीज पर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला खत्म हो गया, हार जीत। 12वां लेसन है अशोक वाजपेयी। ठीक है, पहला क्वेश्चन बाबू, किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? बताइए तो किस पाठ से ली गई है, किस पाठ से? याद रखिएगा हार जीत से ली गई, जो कि एक गद्य कविता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? बताइए कहाँ है? याद रखिएगा सागर, मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? अभी बताया गया था गद्य रचना है। हाँ, क्वेश्चन दिया भी है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? सड़कों को सींच रहा है, पटौनी कर रहा है अपनी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार जीत शीर्षक गद्य कविता के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किनकी रचना है? तो हमारे अशोक वाजपेयी जी की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? दिल्ली में रहकर इन्होंने स्वतंत्र लेखन किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे थे? याद रखिएगा अशोक वाजपेयी रहे थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, समय के पास समय शीर्षक रचना किनकी है? इनकी है। ठीक है, अशोक वाजपेयी की है। चलिए सबसे लास्ट चैप्टर है गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति। ओके, पहला क्वेश्चन बाबू, पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंच परमेश्वर खो गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर रहे थे? कारा अधीक्षक, जेल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हाँ जेल के अधीक्षक रहे थे। अगला है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो गांव का घर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, कवि ने कहा क्या है? कविता संग्रह है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, कवि ने कहा ये कविता संग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? याद रखिएगा संशयात्मक की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर का कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी हैं। अगला है, सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से 10 दूर से आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? गांव के घर से ली गई है। अगला है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? बताइए कहाँ? याद रखिए गोड्डा झारखंड है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन, कवि ने कहा शीर्षक रचना किनकी है? देख लीजिए किनकी है, ज्ञानेंद्र पति जी की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ ये काव्य खंड का भी पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वो बता दूं कि पूरा व्याकरण हम लोग लेकर आ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण सबका सब। ठीक है, बस आप बेफिक्र रहिए और खूब बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए, एकदम लग रहिए, एग्जाम दीजिए, ओकरा वास्ते घूमते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।